योर टाइप्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड सभी को क्लियर है? टाइप्स ऑफ द बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। तो जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, आज हम मेन टॉपिक पे आएंगे जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, दैट इज अ हाइब्रिडाइजेशन एंड द ज्योमेट्री वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं बेटा कि इसमें कोई भी बॉन्ड, जो हमने पिछला टॉपिक किया ना, नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट और 100% आयोनिक। ठीक है, कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट या 100% आयनिक नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर और आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है बेटा, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन पे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आयोनिक कैरेक्टर इन द कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक, एवरीबडी हैज टू बी ऑन म्यूट बेटा। ओके, तो रिगार्डिंग द आयोनिक कैरेक्टर in the covalent bond, बेटा अगर तो आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना वो बना है दो सेम एटम्स के बीच में, जिसको आप बोलते हो, अगर तो हमारे पास है इफ द होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है जैसे A2 टाइप, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, योर आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब होमो है, सेम एटम्स के बीच में बने बॉन्ड है। तो जो आपके होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं, वो तो होते हैं 100% आपके कोवेलेंट। उनमें भी जब आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो वो परफेक्टली सर्कुलर पाथ नहीं होता, तो भी थोड़ी उसमें पोलराइजेशन हो जाती है, पर उसको अपार्ट कर देंगे हम, बहुत लेस है उसमें, तो इसको तो हम मान लेंगे कोवेलेंट। ठीक है, अब अगर आपका क्वेश्चन आता है पेपर में हेट्रो वाला, हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा ए बी टाइप। ए बी टाइप का मतलब है जैसे HCl। अब अगर कोवलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, पर दो के दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम एटम्स के बीच में तो नहीं बटे हुए, ऑब्वियसली दोनों की नेचर अलग अलग होगी, दोनों का न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग होगा। जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन के लिए ग्रेटर देन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से, ये आप लोगों को पता है। तो बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी ना, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द tendency of an element to pull, to attract the shared pair of electron toward itself in a bond. अब परफेक्ट कोवलेंट बॉन्ड ये तब होता जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में होते, बट अब क्या हो रहा है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये आपके क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो गए। देखो ये आयोनिक बॉन्ड से डिफरेंट होता है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है ना, वहां पे होता है कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि एक स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज कर दिए, दूसरी ने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन कर लिए। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं या डिस्प्लेस हो जाते हैं, उस टाइम पे एक स्पीशीज पे आ जाएगा जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन गए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरी स्पीशीज पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पार्शियल पॉजिटिव एंड द पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, तो बेटा दिस बॉन्ड इज लेस देन 100% कोवेलेंट। अब ये 100% कोवेलेंट तो नहीं रहा, बिकॉज कोवेलेंट जो होते हैं ना वो नॉन पोलर, दैट इज नॉन पोलर, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, ठीक है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता।
और वो आपके क्या बन जाए, अब इसमें कौन सा कैरेक्टर आ गया, दैट इज कॉल्ड एज अ आयोनिक कैरेक्टर नाउ, इट इज कॉल्ड एज द आयोनिक कैरेक्टर इन द कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, तो अगर ये आयनिक कैरेक्टर कोवलेंट कंपाउंड्स में डेवलप हो गया तो कितना कब डेवलप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ये जो आयनिक कैरेक्टर इन द कोवलेंट कंपाउंड है दैट विल डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, that will depend upon the difference in the electronegativity of the two species, difference in the electronegativity of the टू स्पीशीज, जो आपकी दो स्पीशीज हैं जो ज्वाइन हो रही हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कितना डिफरेंस है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। अब अपने पीरियोडिक टेबल में कौन सी स्पीशीज हैं जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, लेट्स चेक इट आउट। देखो, जो आपका ग्रुप 1 है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एल्कली मेटल्स। Everybody has to be on mute if I found, because आप लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछने होते हैं तो मैं आप सभी को म्यूट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बेसिक लेवल पे है आपका चैप्टर, मुझे कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं मिलना चाहिए क्लास में। तो बेटा ग्रुप 1 इज अ एल्कली मेटल एंड दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17 क्या है आपका, ग्रुप नंबर 17 है हैलोजन्स। और हैलोजन्स क्या है, ये है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मान लो अगर इनमें बॉन्ड बनता है ग्रुप नंबर 1 प्लस ग्रुप नंबर 17 का कॉम्बिनेशन, तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा, तो ये होगा मोस्ट आयोनिक कंपाउंड, दिस इज अ मोस्ट आयोनिक कंपाउंड्स। इसी तरीके से वो पीरियोडिक टेबल में कई बार पूछ लेता है ग्रुप नंबर से कि ये कंपाउंड कोवलेंट बनेंगे या आयोनिक बनेंगे, ठीक है। लेट्स चेक आउट और क्या हो सकता है। अगर मैं ग्रुप नंबर 2 देखूं, ग्रुप नंबर 2 हो गया आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, प्लस ग्रुप नंबर 16, ये भी क्या है आपके आयोनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये जो आपके देखो मैंने ग्रुप लिए हैं ना, दीज आर द टू ग्रुप्स विच आर इन द एक्सट्रीम, दे आर हैविंग द you can say they are located at the extreme positions in the periodic table. If one is in the extreme left of the periodic table, the other one is in the extreme right of the periodic table. इसको रोमन नहीं यूज करते हैं, नहीं तो आप मेंडलीव से कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं इसको नॉर्मल यूज कर देती हूँ, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो जितना डिफरेंस होगा ना एलिमेंट्स का जो कंपाउंड बना रहे हैं, जितने वो वाइड सेपरेटेड होंगे, इसके लिए ना आपको डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके लिए आपको सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लर्न नहीं करना है। इट इज नॉट जस्ट लाइक दैट यू हैव टू लर्न द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल और फिर देखना है, आपको पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन से आइडिया हो जाएगा कि कौन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट में होंगी मेटल्स होंगी बेटा, वो कैसा करेक्टर देंगी, वो देंगी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। राइट साइड में जाते हुए जो आपके पास नॉन मेटल्स आ जाएंगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर देंगी। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा दो एलिमेंट्स का जो कि आपका कंपाउंड बना रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, उतना ज्यादा डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ वैसे, कि अगर दो एलिमेंट का जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1.7 से ग्रेटर देन आता है, वो भी आपको पोजीशन से ही चेक करना है, ये कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग यू, तो आपका वो बॉन्ड होगा मोर आयोनिक, उसको बोलते हैं मोर आयोनिक लेस कोवेलेंट। ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है दिखने में आपको, या उसको वो कई बार ऐसे लिख देता है सिंपली आयोनिक। अगर आपका डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1.7 है तो उस बॉन्ड को हम बोलेंगे मोर कोवेलेंट एंड लेस आयोनिक, या इसको लिखने में हम यूज करेंगे वर्ड कोवेलेंट ओनली। और अगर आपका डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 है, ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्टेट है, उसको हम किसी भी कैटेगरी में नहीं काउंट कर रहे हैं। यानी कि अगर ये वाला फिर कौन सा केस हो जाएगा, ये कुछ आपके ऐसे केसेस हो जाएंगे जिसको आप ना कोवलेंट या ना आयोनिक, दैट इज अ टाइप ऑफ अ कंपाउंड
न्यूट्रलाइजेशन वाले केस हैं ये, ठीक है, इज दैट ओके? चलिए, तो नेक्स्ट बेटा, अभी हमने सीखा कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लो, 1.7 से ज्यादा आता है तो उसको आयनिक बोल दो, कम आता है तो उसको कोवेलेंट बोल दो, बाकी आपको माइनस करना ही नहीं है, आपको प्रायोरिटी टेबल में बस उसकी पोजीशन देख के बता देना है। दूसरी बात है कि आपका कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे जाएगा आयनिक कंपाउंड में, कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयोनिक कंपाउंड्स। तो बेटा रिगार्डिंग द कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन द आयनिक कंपाउंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा रही हूँ। इसके लिए आपको एक क्वेश्चन या एक रूल पढ़ना है जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फजान्स रूल। ठीक है बेटा, अब फजान्स रूल करता क्या है, किसके लिए यूज होता है, देखो ये ऊपर वाली लाइन ही है। फजान रूल हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है, कैसे चेक करेंगे। अगर मैं आपको इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो बेसिकली क्या होता है, देखो जो आपका कैटायन होता है आयनिक कंपाउंड में, अगर आपका कैटायन का साइज है स्मॉल और एनायन का साइज है लार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका एनायन पॉजिटिव चार्ज यानी कि कैटायन स्मॉल है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं ना सब बच्चे, तो इसका मतलब है इसकी पॉजिटिवनेस ज्यादा है, इसका फील्ड जहां से ये अपनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बाकी चार्जेस के लिए, तो वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या करेगा कि इसका नेगेटिव क्लाउड जो अभी तक सिमेट्रिक आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, वो उसकी सिमेट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो उसमें क्या करा देगा, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन ला देगा, उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब ये इसको अपनी तरफ खींचता है ना, तो इसकी खींचने की टेंडेंसी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। मैं कैटायन की बात कर रही हूँ, पोलराइजिंग पावर। Polarizing power is the tendency of the cation, tendency of the cation to distort the negative cloud of the anion. अब ये जो आपका नेगेटिव क्लाउड डिस्टॉर्ट हो रहा है एनायन का, उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ पोलराइजेबिलिटी। और इसका मीनिंग क्या हुआ, that is called as a tendency of the anion, tendency of the anion to get distorted, ठीक है, to get distorted। एनायन डिस्टॉर्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, वो जो सिमेट्रिक उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजर आ रहा था, अब वो सिमेट्रिक नहीं है, वो क्या हो गया है, वो थोड़ा सा इसकी तरफ पोलराइज हो गया है, कुछ पोर्शन शेयर हो गया। अब देखो पहले इनमें कोई शेयरिंग नहीं था, अब इनमें शेयरिंग आ गया, और ये पूरा फिनोमिना उसको क्या बोलते हैं कि इसकी पोलराइजेशन हो गई है ना, दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ठीक है, तो क्या हो गया, शेयरिंग हो गया, तो अब इसमें कौन सा कैरेक्टर आ गया, अब इसमें आ गया कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। तो यानी कि हमें कैटायन और एनायन के साइज को चेक करना पड़ेगा कि अगर कैटायन का साइज स्मॉल और एनायन का साइज लार्ज होता है तो उस केस में क्या होगा कि कैटायन की पॉजिटिवनेस ज्यादा होगी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जिसके कारण वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उनमें कुछ पोर्शन शेयर हो जाएगा, और उसका जो क्लाउड आपको सिमेट्रिक नजर आ रहा था ना, वो अब सिमेट्रिक नहीं होगा। So that power of the cation is called as a polarizing power, and this ability of the cation is a polarizing power, and that you can say distortion in the case of the anion is called as a polarizability. अब हम इसको जरा शॉर्ट में फटाफट फजान रूल के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इसके पॉइंट्स क्या है बेटा, कि जो स्मॉलर द साइज ऑफ द cation, smaller the size of the cation, second, larger the size of the anion, larger the size of the anion, and third,
द कैटायन विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबशेल। अगर ये तीन कंडीशन ओबे होती हैं, मतलब आपका कैटायन का साइज स्मॉल है, एनायन का साइज बड़ा है। थर्ड वाली कंडीशन अगर आपके पास ऑप्शन में, मतलब पहली दो कंडीशन से नहीं आप समझ पा रहे हो, तो थर्ड वाली कंडीशन तब लगती है, नहीं तो इनसे भी क्वेश्चन लग जाता है। लेट मी एक्सप्लेन यू। जिस केस में कैटायन स्मॉल है, एनायन बड़ा है, तो वहां पे क्या होगा, मोर इज द पोलराइजेशन, मोर इज द पोलराइजेशन, और उसमें क्या हो जाएगा, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगी और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाएगा। स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पावर ऑफ कैटायन। जितना कैटायन का स्मॉल साइज होगा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। लार्जर द साइज ऑफ द एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन, that is directly proportional to the polarizability of the anion। जितना कैटायन का स्मॉल साइज होगा, जितना एनायन का बड़ा साइज होगा, फर्स्ट कैटायन की उतनी पोलराइजिंग पावर होगी, एनायन की उतनी पोलराइजेबिलिटी होगी, उतना ज्यादा प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन होगा और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अगर कैटायन और एनायन के साइज से आप लोग नहीं पता लगा पा रहे हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैटायन और एनायन के साइज से, या चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको ऐसा मिल गया जिसमें डी का एलिमेंट इन्वॉल्व है, जिसमें डी है प्रेजेंट। अंशुल ठाकुर, म्यूट योरसेल्फ। तो क्या होगा बेटा, मान लो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके पास है जिसमें आपका एलिमेंट डी को बिलोंग करता है। डी का कैसे चेक करते हैं बेटा, पीरियोडिक टेबल जब आप लोगों ने पढ़ा है तो क्या सीखा पीरियोडिक टेबल में, जब फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो फोर्थ पीरियड के स्टार्ट होने पे डी की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब यू विल स्टार्ट फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबशेल। तो अगर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ इन पीरियड्स का कोई एलिमेंट है तो उसमें डी प्रेजेंट है। और डी के प्रेजेंट होने से होता क्या है, थर्ड पॉइंट की एक्सप्लेनेशन भी सुन लो बेटा। अगर आपके पास डी सबशेल प्रेजेंट है, जैसे मान लो 3D है, मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करती हूँ, उसके बाद आपके पास 4s है, उसके बाद आपके पास 4p है, तो विद द प्रेजेंस ऑफ द डी ना, डी का होता है बच्चा जी हाईली डिफ्यूज्ड शेप, डी का होता है डिफ्यूज्ड शेप। और बेटा डिफ्यूज्ड शेप होने की वजह से डी में स्क्रीनिंग इसकी लेस होती है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इसका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। पुअर स्क्रीनिंग का इफेक्ट का मतलब हो गया कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर, ये इस न्यूक्लियस का सारा चार्ज इसमें से निकल जाता है, ये शील्ड नहीं कर पाता उनको न्यूक्लियस की पुल से। ठीक है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियस का सारा चार्ज इसमें से चला जाएगा, इसकी हल्की हल्की लॉब्स हैं जिसमें से सारा न्यूक्लियस का चार्ज एस्केप होके फोर्थ शेल पे चला जाएगा। तो अगर आपका न्यूक्लियस का चार्ज लास्ट शेल पे चला जाता है तो इसका मतलब वही हुआ ना, जैसा हम कैटायन में बोल रहे थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो इस केस में भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और साइज कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इससे Z डिफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा फॉर द आउटर मोस्ट, Z डिफेक्टिव इंक्रीजेस फॉर द आउटर मोस्ट शेल। मैम रिपीट करना है? हाँ जी कर रहे हैं जी मैम बेटा। स्टार्टिंग से करना मैम। फजान रूल कह रहे हो आप? यस मैम, स्टार्टिंग से कर देना मैम। हाँ जी रुकिए, वो वैसे भी मैं करूंगी जब एग्जाम्पल करवाऊंगी ना आपको। बेटा तीन चीजें आपको देखनी है। सबसे पहला पॉइंट था, अब आप इसकी प्रीवियस डायग्राम भी देख लो। फजान रूल सबसे पहले तो करता क्या है एक बार ये समझो। जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, उनमें ये कोवलेंट कैरेक्टर बताता है कि वेदर द कोवलेंट कैरेक्टर गेट्स डेवलप्ड इन द आयनिक कंपाउंड और नॉट, या कौन से कंपाउंड आयनिक ऐसे हैं जिनमें कोवलेंट कैरेक्टर आ गया।
अब कोवलेंट कैरेक्टर की एक्सप्लेनेशन तो हमें पड़ी हुई है कि उसमें कुछ पोर्शन शेयरिंग होता है। अब आयनिक कंपाउंड में बेटा कभी शेयरिंग नहीं होती। आयनिक कंपाउंड ऐसे बनते हैं कि आपके पास पॉजिटिव है और उसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज है और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अब देखो इसने क्या बताया, इसने कहा कि जब आपका कैटायन स्मॉल साइज का होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, उसकी पॉजिटिवनेस ज्यादा होगी, जिसके कारण वो क्या करेगा ना, भी जो नेगेटिव का येलो कलर का सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक क्लाउड था, इलेक्ट्रॉनिक सेशन था जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे, वो नेगेटिव क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता, उसके नेगेटिव क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता। ठीक है, डिस्टॉर्ट करना मतलब उसकी ज्योमेट्री, उसकी जो सिमेट्री थी वो खराब हो गई, बिगड़ गई। और ये जो प्रोसेस है ना जिसमें जो नेगेटिव क्लाउड है एनायन का वो डिस्टॉर्ट हो गया, उसे बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। ये किसके लिए वर्ड यूज किया मैंने पोलराइजेबिलिटी? ये मैंने एनायन के लिए यूज किया। और ये जो कैटायन है जिसकी ये पावर थी, जिसकी ये पॉजिटिवनेस थी, जिसने नेगेटिव क्लाउड को एनायन की अपनी तरफ खींच लिया, उसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया है? पोलराइजिंग पावर। तो अगर कैटायन का स्मॉल साइज होगा और एनायन का लार्ज साइज होगा तो ये प्रोसेस होगा, एनायन का नेगेटिव क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा, इनमें कुछ पोर्शन शेयर हो जाएगा, तो शेयरिंग हो जाएगी, तो ये कंपाउंड जो आपको पहले आयनिक नजर आ रहा था, अब वो कंपाउंड कैसा दिखेगा बेटा? अब उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। तो आपको पेपर में चेक कैसे करना है? स्मॉल साइज का कैटायन होना चाहिए। स्मॉल साइज का कैटायन होगा तो उसकी क्या होगी? उसकी टेंडेंसी होगी ना नेगेटिव क्लाउड को खींचने की, और उस टेंडेंसी का नाम हमने पिछले पेज पे पढ़ा है, पोलराइजिंग पावर होगी कैटायन की। लार्ज साइज एनायन का होना चाहिए। लार्ज साइज एनायन का होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट करवाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसको हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। तो इस केस में कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। मान लो आपको इन दोनों पॉइंट से नहीं लग रहा क्वेश्चन, तो एक थर्ड पॉइंट भी मैंने क्या लिखा कि अगर आपका कोई कैटायन यानी कि जो आपका पॉजिटिव पार्ट है आयनिक कंपाउंड का, वो ऐसा है कि वो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ किसी भी पीरियड का एलिमेंट है जिसमें डी प्रेजेंट है। डी की फीलिंग हमारे पीरियोडिक टेबल में फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होती है ना, तो अगर उसको बिलोंग करने वाला एलिमेंट है तो क्या करेंगे? तो व्हाट वुड हैपन, डी की होती है पुअर शील्डिंग, तो डी की पुअर शील्डिंग होगी तो डी से न्यूक्लियस का सारा चार्ज एस्केप कर जाएगा, है ना, तो वो बाहर जाके इसको पकड़ लेगा, यानी कि उससे जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, साइज घट जाएगा। तो यानी कि चार ऑप्शन में से जिसमें डी होगा उसमें आप बोल देना कि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। यस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन हु हैज रेज्ड द हैंड। से बेटा। मैम थर्ड स्टेप फिर से समझाना। हाँ जी बिल्कुल। रिपीट अभी करना मैं मैम। ये स्लाइड शिफ्ट कर दूं, फिर मैं आपको थर्ड पॉइंट एग्जांपल से भी बता देती हूँ। थर्ड में ही कंफ्यूजन होता है, फर्स्ट टू तो बच्चे आराम से कर लेते हैं। मैम एक बार स्टार्ट से करा देना। स्टार्ट से तो बेटा मैंने करा दिया अभी। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल स्टार्ट से समझो। पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर आपको बताना है। एवरीबडी लोअर योर हैंड इफ यू डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग। ये मैंने ना यहाँ पे 3 स्पीशीज लिखी हैं बेटा, एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, Na+। आप पहले मुझे ये बताओ कि पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? चलिए शाबाश। एल की, किसकी बेटा? एल्यूमिनियम। हाँ जी बिल्कुल सही। पहले अच्छा, इसका रीजन क्या होगा? सही है, एल्यूमिनियम की होगी। पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है? जिसका साइज स्मॉल हो। ठीक है, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल साइज, लिखा था ना हमने, मैम जिसका इसने अपने स्मॉल साइज होगा। तो बेटा आपको 3 पता ही, इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसने। हाँ 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए ना, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया इसने। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। प्रोटॉन्स कितने हैं? इसमें 13 प्रोटॉन है, इसमें 12 प्रोटॉन है, इसमें 11 प्रोटॉन है। आप देखो सिंपल, इसमें 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगा इसमें। इसमें 11 प्रोटॉन हैं जो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो इसमें जेड इफेक्टिव कम होगा। अब जेड इफेक्टिव इनवर्सली Yes, ma'am. प्रोपोर्शनल होता है साइज के, तो इसका मतलब है बेटा जी एल्यूमिनियम का साइज सबसे कम होगा और सोडियम का साइज सबसे
ज्यादा होगा। ये मैंने किसका ऑर्डर लगाया, ये मैंने साइज का ऑर्डर लगाया। ठीक है, अब आ गई पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर में हम देखते हैं स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज किसका है, एल्यूमिनियम 3+ का। फिर किसका है, मैग्नीशियम 2+ मैग्नीशियम का। 2+ का। फिर किसका है, Na+ का। तो ये सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर देगा। यहाँ पे ऐसे सिंपल भी याद रखो, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला केस तुम्हें पेपर में आता है, तो जिसपे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसका साइज स्मॉल होगा। ठीक है, और अगर आपके पास नेगेटिव वाला केस आता है, तो जिसमें जितना नेगेटिव चार्ज होगा ना, उतना वो उसका उतना साइज बड़ा बड़ा होगा। होगा। यस मैम। और इसको Z इफेक्टिव से लेते हैं। चलो एक छोटा सा इसके साथ और लेते हैं, साइज वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक मैंने तुम्हें ये लिख दिया, एक मैंने ये लिख दिया। पहले तो मुझे ना इन दोनों के नाम बताओ कि आप पढ़ पाते हो क्या है इनका नाम। पहले वाले को FeCl2 को क्या पढ़ोगे और FeCl3 को क्या पढ़ोगे, जल्दी से बताओ। हम आयरन क्लोराइड। बेटे अस या इक की फॉर्म में बोलो, फेरस और फेरिक, ये बताओ। शाबाश। अच्छा चलो, अस इक भी नहीं आता, वो भी छोड़ दो। +2 कहाँ पे है, +3 यहाँ पे है, ये बता दो बस। मैम व्हाट? +2 चार्ज कहाँ पे है, +3 चार्ज कहाँ पे है आयरन में। FeCl2 में +2 चार्ज है और FeCl3 में करेक्ट, +3 चार्ज है। बिल्कुल सही है बेटा। FeCl2 में +2 चार्ज है और FeCl3 में आयरन पे +3 चार्ज है। क्लोरीन पे तो हमेशा -1 ही होता है। एक क्लोरीन का लिखा है मैंने, 2 पे -2 हो जाएगा और जहां पे 3 पे -3 हो जाएगा। तो जहां पे आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, उसे फेरस बोलते हैं। इसे आयरन नहीं बोलेंगे, आयरन क्लोराइड नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड। ये बेटा फेरिक है, दिस इज कॉल्ड एज फेरिक क्लोराइड। क्लोराइड आप इतना याद रखा करो कि जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, उसके पीछे IC लगाते हैं, फेरिक। और जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, उसको लिखेंगे फेरस क्लोराइड। दिस इज अ फेरस क्लोराइड। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं कि इसमें से कौन सा कोवलेंट है और कौन सा आयनिक है। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता है। अब अगर चलो आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा मोर कोवलेंट है, विच इज मोर कोवलेंट। शाबाश। अब तुमने मुझे बताया ना कि मैडम ये +2 है, ये +3 है, तो साइज भी आते ही होंगे कि +2 और +3 में से किसका ज्यादा होता है। मैम Fe3 का बड़ा होगा। अरे नहीं बच्चा, ये प्लस चार्ज है, जितना प्लस चार्ज होगा उतना साइज छोटा होता है ना। यस मैम। +3 कैसे बड़ा हो जाएगा बेटा। तो Fe+3 बच्चा जी स्मॉल होगा, Fe2+ बड़ा होगा। अच्छा अब पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, स्मॉल आयन की ज्यादा होती है ना। मैम Fe+2 की होगी ज्यादा। नहीं 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 नहीं, स्मॉल आयन की होती है। देखो Fe3+ की भी तो साइज छोटा है हाँ, Fe3+ की होगी क्योंकि उसका साइज छोटा है। एज पोलराइजिंग कम्पेयर पावर टू Fe, Fe2। बिल्कुल जी बिल्कुल, Fe3+ की ज्यादा होगी पोलराइजिंग पावर Fe2+ से। तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है तो क्या आएगा फिर उसका ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर भी उसका ज्यादा आएगा। हमने पढ़ा था ना, पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन अगर ज्यादा होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसमें एनायन तो डिसाइड नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहा है एनायन, मुझे कौन बताएगा। वाई, मैंने सिर्फ Fe को ही देखा, एनायन को नहीं देखा कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि दोनों में एनायन सेम है। यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है। Cl का साइज थोड़ा ना चेंज हो रहा है, यस मैम। Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं चेंज हो रही है। तो चेंज कौन हो रहा है, सिर्फ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 है, तो उसमें से पहले साइज चेक कर लो। ठीक है, या आपको वैसे तो अभी आइडिया लग ही गया होगा कि जिसमें हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब है बच्चा जी, ये वाला होगा कोवेलेंट और ये वाला होगा लेस कोवेलेंट, या इसको लिखोगे इसके कंपैरिजन में आयनिक। ये बताओ, ये फर्स्ट पोलराइजिंग पावर से सब बच्चों को समझ में आ गया कि कौन सा कोवेलेंट है या कौन सा आयनिक है, दोबारा बताऊं। रिपीट। ठीक 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 है, चलो फिर सुनना ध्यान से। हाँ, अगली एग्जांपल फिर तुमने खुद सॉल्व करनी है। FeCl2 और FeCl3 में ना बच्चा, जिनको चार्ज निकालने नहीं ना आते, आप ऐसे देखो, जो Cl के पैर में होता है ना, उतना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है। अब Cl के पैर में 2 है ना, तो यहाँ +2 होगा।
यहाँ पे Cl के पैर में 3 है तो +3 होगा। अगर ऐसा समझ आता है क्रॉस मेथड से तो ऐसा कर लो, नहीं तो एक Cl के ऊपर -1 होता है तो -1 और 2, यहाँ पे टोटल चार्ज -2 हो गया तो इस पे +2 होगा, न्यूट्रल है ना कंपाउंड। यहाँ पे एक Cl पे -1 होता है तो 3 पे -3 हो गया तो ये +3 हो गया। तो पहले तो चार्ज निकालना सीखो। जिस पे हाई पॉजिटिव चार्ज होगा ना बेटा उसका साइज स्मॉल होगा, तो Fe3+ का साइज बच्चों स्मॉल है इन कंपैरिजन टू द Fe2+। अब साइज स्मॉल होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, उसका दूसरे को एनायन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो खींच लेगा तो शेयरिंग हो जाएगी और कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये वाला कोवेलेंट होगा और ये वाला आयनिक होगा। डन बच्चों? यस मैम। अच्छा चलो Yes. अब नेक्स्ट वाली एग्जांपल ना तुम खुद बताना मुझे। एक है SnCl2 और एक है SnCl4। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब तुम्हें मुझे ये बताना है कि किसमें, अब दोनों आयनिक कंपाउंड बने थे, अब किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ गया, विच इज मोर कोवेलेंट? मैम SnCl4। बिल्कुल ठीक। अब तो देखो फटाफट से हो रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। तो Sn पे +4, Sn पे +2। अब फटाफट से पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बताओ जल्दी जल्दी। SnCl4 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। नहीं बच्चा, जब मैं पोलराइजिंग पावर बोलूं तो तुम्हें पूरा थोड़ा ना बोलना है कंपाउंड, तुम मेरे को आयन बताओगी। Sn+4 बोलोगी बेटा, SnCl4 नहीं बोलोगी। पोलराइजिंग पावर हमेशा कैटायन की प्रॉपर्टी होती है और पोलराइजेबिलिटी हमेशा एनायन की प्रॉपर्टी होती है। तो पोलराइजिंग पावर Sn+4 की ज्यादा होगी और Sn+2 की लेस होगी, और ये वाला कंपाउंड आपका कोवेलेंट होगा, ये वाला कंपाउंड आपका आयनिक होगा। एंड बच्चा इस पे आप, हाँ बोलो बोलो पूछो। मैम Sn+2Cl2 मैम बड़ा है SnCl4 से। हाँ Sn+2 बड़ा है Sn+4 से, करेक्ट। मैं, आप लिख रहे हो इस पे या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट स्लाइड कर लूं? मैम नेक्स्ट स्लाइड कर लो। अच्छा ठीक है, चलो अब हम एनायन पे आते हैं ना, हमें कैटायन वाला तो क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। अब आपको अभी थर्ड पॉइंट भी नहीं समझ आया, वो भी बताती हूँ। अच्छा देखो बेटा, एक है LiF। अब ना आप इसको ध्यान से देखना फिर आंसर देना। एक है LiI। मेरा क्वेश्चन अगेन तुम लोगों से वही है कि कौन सा कोवेलेंट है और कौन सा आयनिक है। LiF कोवलेंट और LiI आयोनिक। कैसे बोला तुमने ये, कैसे मतलब फटाफट से ऐसे ही बता दिया, क्या लॉजिक लगाया तुमने? अच्छा पहले बताओ बेटा, इसमें कैटायन देखोगे या एनायन देखोगे? अनायन। एनायन। हाँ, तो फिर ये है तुम्हारा एनायन। दोनों पे चार्ज तो तुम्हें आता है कि F पे माइनस होगा 1 और I पे भी माइनस होगा 1, पर तुम्हें साइज नहीं आता। मैं मान ही नहीं सकती, सब बच्चों को पता है साइज किसका ज्यादा है, किसका साइज बड़ा है? लिथियम आयोडाइड। लिथियम। अरे बेटा एनायन का साइज, तुम लोग ना कंपाउंड का ही साइज बताने लग जाते हो। हमेशा साइज कैटायन और एनायन का बनाना, कंपाउंड का थोड़ा ना साइज होता है। ठीक है, इन दोनों में से बताओ F और I नेगेटिव में से किसका साइज बड़ा है? आई। हाँ I नेगेटिव। I नेगेटिव। तो साइज बड़ा होने से क्या ज्यादा होता है? पोलराइजिंग पावर। ओ सॉरी, पोलराइजेबिलिटी। पावर तो हम पढ़ा है भाई। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी मैं लिख भी देती हूँ वैसे। पोलराइजेबिलिटी हमेशा किसकी चेक करोगे तुम? एनायन की। तो पोलराइजेबिलिटी I नेगेटिव की ज्यादा है F नेगेटिव से, और जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है उतना ही कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होता है? कोवेलेंट। एक पॉइंट याद रखो ना, कैटायन स्मॉल देखना है और एनायन बड़ा देखना है। कैटायन शुड बी स्मॉल, एनायन शुड बी लार्ज। तो इसका मतलब है ये लार्ज एनायन है। ये नहीं बोलना तुम्हें कि LiI लार्ज है। पहले तो LiI नहीं पढ़ना इसको, इसको पढ़ना लिथियम आयोडाइड, और इसको पढ़ना लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, तो लिथियम आयोडाइड में आयोडाइड बड़ा है बेटा, तो आयोडाइड बड़ा होने से ये कौन सा कैरेक्टर रखेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा, ये फजान रूल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आएगा? यहाँ पे कैरेक्टर जाएगा तुम्हारा आयोनिक। यस मैम। अब मैं ना तुमसे ऑर्डर लगवा रही हूँ, जैसे ले लो तुम LiF, LiCl, LiBr, LiI। ये चारों में ना तुम्हें मुझे लगवाना है ऑर्डर ऑफ द आयोनिक कैरेक्टर
as well as the order of the covalent character. ठीक है, आयनिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होगा? लिथियम ब्रोमाइड मैम आयोनिक. लिथियम ब्रोमाइड आयनिक. अच्छा पहले Yes. बताओ इसमें क्या चेक करोगे तुम, कैटायन के एनायन? मैम एनाइन. Anion. हाँ, इतना तो अभी तुम्हें समझ में आ गया कि एनायन चेक करेंगे. कैटायन तो सब सेम है, कैटायन को तो क्या चेक करोगे? तो इसका मतलब है इसमें चेक करोगे तुम एनायन. और एनायन के लिए क्या चेक करते हो तुम? पोलराइजेबिलिटी. हाँ जी, तो पोलराइजेबिलिटी आई नेगेटिव की सबसे ज्यादा, फिर बी आर नेगेटिव की, साइज के ही तो बेस पे होती है, फिर सी एल नेगेटिव की, फिर एफ नेगेटिव की. बाकी पोलराइजेबिलिटी होगी तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया. जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा. तो इसका मतलब है अगर तुम्हें ऑर्डर लगाना है कोवेलेंट कैरेक्टर का तो ये आएगा, ये है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर. अगर तुम्हें ऑर्डर लगाना है आयनिक कैरेक्टर का तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये होगा. LiF का सबसे ज्यादा आयनिक है ये, देन LiCl, देन LiBr एंड देन LiI. ठीक है, तो दिस इज हाउ पोलराइजेबिलिटी एंड द पोलराइजिंग पावर से हम डिटरमिन करते हैं कि कौन आयनिक है ज्यादा, कौन कौन कोवेलेंट है. एक्चुअली में कंपाउंड जो आयनिक है ना उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है. अभी बताओ, पहले 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए हैं तुम्हें, मुझे लगता है. यस. Yes, ma'am. एक और एग्जांपल करवा के देखते हैं आप लोगों से. उसमें देखो बेटा, जैसे आपके पास है ये N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ध्यान से सोच के आंसर देना, F नेगेटिव. इसमें तुम मुझे लगवाओ जरा पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर. N3 negative, O2 नेगेटिव. O2 negative and F negative. शाबाश, वेरी गुड. ये 10 इलेक्ट्रॉन थे, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन थे और ये भी 10 इलेक्ट्रॉन थे. तो ये फिर से क्वेश्चन कौन सा आ गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया. तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज छोटा, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज बड़ा. और जितनी पोलराइजेबिलिटी होगी ज्यादा उतना कौन सा कैरेक्टर ज्यादा? कोवेलेंट. Anion. तो क्या देखोगे आप तुम? कैटायन का साइज कैसा देखोगे? स्मॉल. Yes. और एनायन का साइज कैसा देखोगे? Large. लार्ज. चलो, ये 2 पॉइंट तो हो गए और पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर भी हो गया. अब नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड पॉइंट, जो आपको समझ नहीं आया था उसको विद एग्जांपल. थर्ड पॉइंट में मैंने ये बोला था कि जहां पे डी सबशेल प्रेजेंट होता है, मैं बेटा एक फैमिली का नाम लिख रही हूँ, नाइट्रोजन फैमिली लिख देती हूँ. चलो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रुको, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ठीक है, ये मैंने नाइट्रोजन फैमिली के नेम लिख दिए. अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3. इतना पता है सब बच्चों को ना? Yes ma'am. फर्स्ट सेकंड शेल में डी होता है. No ma'am. शाबाश, वेरी गुड. फॉस्फोरस की हो जाएगी फिर इससे डाउन 3s2 3p3 और आर्सेनिक की हो जाएगी 4s2. 4s2 के बाद क्या फिल होता है बच्चों? 3D. वेरी गुड. तो 4s के बाद 3d फुल फिल होता है, तो यहाँ पे फिर कुछ 3d10 आ जाएगा. उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4p3 में. और एंटीमनी में क्या होता है? अगर 4 है तो यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा. यहाँ पे पहले आ जाएगा आपका 6s2, फिर आ जाएगा 4f14, फिर आ जाएगा 5d10, फिर आ जाएगा 6p3. अब मुझे बताओ किस किस में डी नहीं है? N and P. शाबाश. कहाँ से स्टार्ट हुआ डी? आर्सेनिक से स्टार्ट हुआ. हाँ, आर्सेनिक वाला एलिमेंट किस पीरियड को बिलोंग करता है? कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये? 4, ये 5. ये देखो ना, मैक्सिमम क्वांटम नंबर जहाँ पे होता है वही तो पीरियड का नंबर है. 4, 5, 6 And 6. है ना? तो मान लो तुम्हें 4 ऑप्शन पेपर में आई, जिसमें से एक ऑप्शन ये आ गई, एक ऑप्शन ये आ गई, एक ऑप्शन ये आ गई और एक ऑप्शन तुम्हें आ गई नन. ठीक है,
अब तुम्हें पता है कि सब पे +3 है, ठीक है, या -3 है, कैसे डिसाइड करेंगे? चार्ज तो डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे ना, हम उसमें ये देख लेंगे कि किसमें डी प्रेजेंट है। जिसमें डी प्रेजेंट होगा ना उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, यानी कि आर्सेनिक की हाई पोलराइजिंग पावर होगी। हाई पोलराइजिंग पावर होगी तो उसका कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा? कोवेलेंट। कोवेलेंट तो करेक्टर। हम पेपर में वो 3 ऑप्शन छोड़ देंगे जिन ऑप्शन में डी नहीं है। मैं साफ साफ लिख देती हूँ, इसमें नो डी, इसमें भी नो डी, इसमें डी प्रेजेंट, 3D प्रेजेंट। तो 3D जहां पे प्रेजेंट होगा ना फिर आपका वो वाली ऑप्शन आंसर आएगा। ये मतलब था उस पॉइंट। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. तो इसके साथ वी हैव डन विद द फजान रूल। एंड आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कंपाउंड में, कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में, दोनों हमने कर लिए हैं। जो आपका आयनिक कैरेक्टर है कोवेलेंट कंपाउंड में वो तो बहुत ही आसान है कैलकुलेट तो खैर उसमें करना नहीं है, बाद में करेंगे जब डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन आएगी। उसमें तो सिर्फ आपको एलिमेंट्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में देखनी है एंड यू विल बी एबल टू डू दैट। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज द नेक्स्ट थियरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो थ्योरी से ही स्टार्ट करा देते हैं, पहले हाइब्रिडाइजेशन बता देते हैं आपको। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वैलेंस का नाम सब बच्चे समझते हैं ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। कभी भी किसी भी एलिमेंट का, अच्छा हाँ इसमें सेंट्रल वगैरह है, अभी भी आपको एक बार बता देती हूँ। चलो, जब भी आपको बॉन्ड बनाना है ना तो आप एक लुईस स्ट्रक्चर लिख सकते हो, उसकी लुईस सिंबल लिख सकते हो किसी एलिमेंट के लिए, जैसे हमने स्टार्टिंग की क्लास में किए थे कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड में। तो जो आपका सेंट्रल मेटल एटम हो, सेंट्रल एटम होगा, चाहे मेटल है चाहे जो भी है, तो वहां पे सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन और मोर ओवर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना वो डिसाइड करते हैं कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, वो कैसी स्ट्रक्चर रखेगा। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन पहले सीख लेते हैं फिर आते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पे। इस चैप्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहाँ कहाँ पे है वो थोड़ा आइडिया होना बहुत जरूरी है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ intermixing of orbitals of slightly different energy so as to redistribute their energy and to produce new set of orbitals of equivalent energy and shape. इसका क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, मैं इसकी एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मीथेन की एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो आपको ना सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम समझ में आनी चाहिए। कैसे डिसाइड करते हो तुम लोग कि किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन सा है? मैम सी होगा। हाँ, कैसे पता मतलब लगा कार्बन। तुम्हें? हाउ विल यू आइडेंटिफाई? मैम क्योंकि हाइड्रोजन के साथ 4 देखो, कई बहुत बच्चों का ये आंसर होता है कि मैम जो एक है वो हमने सेंट्रल ले लिया, बाकी 4 हैं हाइड्रोजन, वो तो सेंट्रल हो ही नहीं सकते ना, मोनोवेलेंट तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। बाकी इसका जो मेन पॉइंट है उसमें आपको क्या देखना होता है ना कि जो आपका इस केस में तो खैर हाइड्रोजन और कार्बन के केस में ये नहीं वैलिड है, इसमें तो ठीक है आपकी बात बिल्कुल। अदरवाइज सेंट्रल वाला जो होता है वो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, कार्बन 2.3 है, हाइड्रोजन 2.1 है, बट हाइड्रोजन को हम सेंट्रल ले ही नहीं सकते हैं,
ठीक है, तो मोनोवलेंट एटम जहां पे हाइड्रोजन, मोनोवलेंट जब मैं वर्ड बोलती हूँ तो आप समझते हो ना, एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास एक बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन मोनोवेलेंट ऐसा एलिमेंट है। अगर आप हैलोजेंस की बात करो वो भी मोनोवेलेंट है, एक बॉन्ड बनाते हैं पर उनमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मोनोवेलेंट में जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के केस में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट और हाइड्रोजन और कार्बन के केस में ये पॉइंट वैलिड नहीं है। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द केसेस आपके पास ये बेस्ट चॉइस है कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसको सेंट्रल बना लो और जो बाकी है उसको सराउंडिंग बना लो। तो ठीक है, सब बच्चों को पता है कि कार्बन इसमें सेंट्रल एटम है। तो कार्बन की बेटा वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2s2 एंड 2p2 होती है ना। यस मैम। तो दिस इज अ Yes, ma'am. ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि अभी हमने इसको कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करी है। ठीक है, ये नॉर्मल स्टेट है विदाउट सप्लाइंग एनी एनर्जी। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, थोड़ी सी एनर्जी मिलने पे ये इलेक्ट्रॉन इसका हाई एनर्जी पे चला जाता है। अच्छा, व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टू द हाई एनर्जी स्टेट? क्यों गया ये हाई एनर्जी पे? क्योंकि मैम इसकी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और ये चल जाते हैं आगे। एक्चुअली में क्या होता है ना बेटा कि इलेक्ट्रॉन जब एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव। रिपल्शन होता है मैम। हाँ शाबाश, तो रिपल्शन होता है। और रिपल्शन देखो, जब केमिकल बॉन्डिंग, पूरी केमिस्ट्री जब पढ़नी है ना, ये बात बिल्कुल याद रखना कि रिपल्शन से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है और सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाता है, और अट्रैक्शन से उसकी एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है और सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिपल्शन फेस कर रहा था, सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहा था, उसकी एनर्जी को बढ़ा रहा था। तो उसको ओवरकम करने के लिए जब थोड़ी सी एनर्जी मिली तो उसे भागने के लिए, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो अब आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं बेटा? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई आपसे पूछे कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है 2s1 एंड 2p3। कार्बन की ग्राउंड स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 2s2 एंड 2p2। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मीथेन के फॉर्मेशन में जब ऐसे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो एक एक हाइड्रोजन ने अपना एक एक ऑपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने इसकी स्पिन ऑपोजिट रखी है, अगर एक को अपवर्ड डाला दूसरी को डाउनवर्ड डाला, जिसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन एटम इसके साथ कंबाइन कर गए और बॉन्ड बन गया। तो कार्बन के फिर जो 4 बॉन्ड बने हाइड्रोजन के साथ, आप देखो जरा इस डायग्राम को ध्यान से, ये कौन सा था ऑर्बिटल? 2s, और ये सबशेल कौन सी थी? ये 2p थी। तो इसके 3 बॉन्ड तो ऐसे होने चाहिए फिर जो 2p और 1s में बनते हैं, 2p ऑफ द कार्बन एंड द 1s ऑफ द हाइड्रोजन, और एक बॉन्ड ऐसा होना चाहिए जो किस किस में बन रहा है? 2s ऑफ द 2s। कार्बन एंड द 1s ऑफ द हाइड्रोजन। तो देखा जाए तो 3 बॉन्ड होने चाहिए अलग एनर्जी के, अलग बॉन्ड लेंथ के, और एक बॉन्ड होना चाहिए अलग बॉन्ड लेंथ का। पर जब एक्चुअली में मीथेन को एग्जामिन किया गया, ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो मीथेन में सारी बॉन्ड लेंथ सेम थी। ऐसे कैसे हो सकता है कि P जब S से कंबाइन करे और S जब S से कंबाइन करे तो सेम बॉन्ड लेंथ आए, सेम ओवरलैपिंग हो? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था। मैं अभी भी बोल दे रही हूँ आपको, हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, इसके बारे में अभी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। कई ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फॉर्मेशन होते हैं बट उनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, वो करेंगे हम, उनको ड्रैगो कंपाउंड कहते हैं और नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो अब क्या हुआ होगा फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो? लेट्स चेक इट आउट। अब देखो फिर क्या हुआ होगा। इसका मतलब है कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में आया होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन की हमने क्या डेफिनेशन लिखी है? हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखी है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। इसमें इंटरमिक्स होते हैं ऑर्बिटल्स, और इंटरमिक्सिंग के लिए क्या कंडीशन है? ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी एंड टू प्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ द इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। ताकि जो, पहली बात तो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करने के लिए उनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अब 2s और 2p बहुत ज्यादा वाइडली सेपरेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है एनर्जी का। तो सबसे पहले तो ये आपस में होंगे मिक्सिंग इनकी, जिसको हम ऐसे एक बॉक्स बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब कितने एस और कितने पी मिक्स हुए, एक एस और 3p मिक्स हुए ना, तो इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहले ये हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं करते हैं, पहले ये क्या करते हैं, आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्सिंग होने के बाद इनकी एनर्जी सेम हो जाती है। और दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन का ये भी रूल है कि जितने ऑर्बिटल्स आपके इंटरमिक्स होंगे उतने ही नई ऑर्बिटल्स बनेंगे। देखो इसकी ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे, कैसे मिक्सिंग होती है। एस मेरे ख्याल से आप लोगों को पता है कि सफेरिकली सिमेट्रिकल होता है, तो पहले हमने एस बना लिया, ये एस बना लिया हमने 2s। उसके बाद हमने इसके साथ बना लिया 2p। अब 2p जो है ना, ये हो गया आपका प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। ये साइंस ऑफ वेव फंक्शन होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो आपको ध्यान में आएगा। तो ये पहले आपस में मिक्स हो गए। देखो ये जो एस और एस है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसमें क्रेस्ट वाला पोर्शन ही होता है, ट्रफ वाला नहीं होता। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिलेंगे तो एक बड़े वाली पॉजिटिव लॉब मिल जाएगी, बन जाएगी। बहुत ज्यादा स्पेस नहीं ली है मैंने, थोड़ी ऐसी बना दी है, बहुत बड़ी नहीं बनाई है। तो ये माइनस, तो ऐसे 4 ऑर्बिटल बन जाएंगे। और आपके सब में एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो इन चारों में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इनको आप क्या बोलेंगे, ये 2p मिक्स हुआ ना, इनको बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये है पहला स्टेप। मतलब इससे पहले कि ये हाइड्रोजन के साथ जाके कंबाइन करें, सबसे पहले ये क्या करते हैं, खुद में इंटरमिक्स होके, अब ये 4 के 4 ऑर्बिटल, इनकी आइडेंटिटी s या p नहीं रही, अब इनकी आइडेंटिटी हो गई है sp3। अब इनको क्या बोला जाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये सबसे पहले तो ये फॉर्म हो जाते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उसके बाद क्या होगा ना, इनकी होगी ओरिएंटेशन। अब देखो ये चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो ये स्पेस में अपने आप को इस तरह ओरिएंट कर लेंगे, स्पेस में ऐसी ज्योमेट्री में आ जाएंगे, ऐसी स्ट्रक्चर में आ जाएंगे कि इनमें रिपल्शंस मिनिमाइज हो। और जो आपके 4 ऑर्बिटल मिक्स होके बने ना, उनके लिए जो बेस्ट शेप है, जिसमें वो बिल्कुल भी रिपल्शन भी नहीं फील करते और अट्रैक्शन भी नहीं फील करते, वो ये शेप है, ऐसे और ऐसे। इसको अगर आप बनाओगे ना तो ये ऐसे ही बनेगी, जैसे एक टेट्राहेड्रन मैथ की ज्योमेट्री होती है ना, ऐसे एक आपका यहाँ पे सेंटर और ऐसे। देखने में आपको ऐसे लग रही है, बट 3D में ये स्ट्रक्चर ऐसी है। 2 तो हैं बोर्ड के ऊपर जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक अबव द प्लेन ऑफ पेपर, अबव द बोर्ड, और एक बिलो। ये 3D स्ट्रक्चर है, मतलब बोर्ड के ऊपर, एक बोर्ड के पीछे, और 2 बोर्ड के जैसे 2D पे ही। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर है। अब इनमें प्लस माइनस लगा देते हैं वैसे ही। तो ये पहले ही अपने आप इस उसमें आ गए हैं शेप में। शेप नहीं बोलते इसको, बोलेंगे ज्योमेट्री। शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है वो भी आपको जब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ये हो गई ओरिएंटेशन। तो ये सेकंड स्टेप है। देखो पहला स्टेप क्या था, ये स्टेप 1 है, ये है स्टेप 1। स्टेप 1 में होती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद, ये मैंने इसको बॉक्स में दिखाया है और ये मैंने इसकी ऑर्बिटल डायग्राम दिखाई है। जब बन गए तो सेकंड स्टेप क्या आता है, सेकंड स्टेप आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है एक फिक्स्ड ज्योमेट्री में आ गए। क्यों आते हैं ये फिक्स्ड ज्योमेट्री में, ताकि इनमें कोई रिपल्शन ना रहे। चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन रिपेल ना करे, इसलिए ये स्पेस में एक फिक्स्ड ज्योमेट्री में आ गए। स्टेप 3 है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग। स्टेप 3 क्या हो गया, स्टेप 3 हो गया बॉन्डिंग विद द हाइड्रोजन। बॉन्डिंग विद द हाइड्रोजन पिछली स्लाइड में भी कर देते हैं बॉन्डिंग। तो अब मैंने यहाँ पे स्टेप 1 लिखा है, तो चलो आप कंफ्यूज ना हो जाओ नोट्स में। तो स्टेप 3 दोबारा बना लेते हैं फिर। कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन वाली फॉर्म में था, तो ये 1 लगा दिया, ये लगा दिया बेटा 1 1 1 2s 2p। अब ये है sp3 हाइब्रिड, ये हो गए तुम्हारे sp3 हाइब्रिड। अब इनके साथ क्या करोगे, अब इनके साथ लगाओगे 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये जो बॉन्ड बना ना, देखो किस किस के बीच में बना,
अब कार्बन के जो 4CH बॉन्ड थे, कार्बन का उसमें S और P नहीं था, कार्बन का था उसमें sp3 और हाइड्रोजन का था उसमें 1s। तो कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ये आपस में मिक्स होने के बाद जो बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ योर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द बॉन्डिंग विद द हाइड्रोजन। अब इसको इसमें कैसे दिखाएंगे, इसमें ऐसे दिखाएंगे। ये जो आपके 4 ऑर्बिटल्स आपने ऐसे अरेंज किए थे, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं। अब यहाँ पे लग गया एक एक हाइड्रोजन। तो ये थर्ड स्टेप होता है बॉन्डिंग। इससे क्या होगा, चारों की चारों बॉन्ड लेंथ आएगी सेम। तो ये जो ज्योमेट्री आई मीथेन की, इस ज्योमेट्री का क्या नाम है, इस ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल। क्या नाम है बेटा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। हाँ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, या ज्योमेट्री की जगह पे एक और वर्ड भी आ सकता है, स्ट्रक्चर, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो बॉन्ड एंगल आया ना, बॉन्ड एंगल आता है, बॉन्ड एंगल को देखो दो तरीके से लिखते हैं, या तो 109 डिग्री 28 मिनट, या उसको लिखते हैं 109.5 डिग्री। और 109 डिग्री 28 मिनट का अगर 30 मिनट कर दें तो वो हाफ डिग्री हो जाता है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट करके हाफ डिग्री आ गया, तो वो 0.5 डिग्री लिख दिया। तो या तो इसको टोटल डिग्री में लिख दो, या इसको 109 डिग्री 28 मिनट में लिख दो। भाई याद दोनों होने चाहिए, ऑप्शन में टिक लगाना तो हो सकता है 0.5 वाला भी लिखा हो वहां पे। अच्छा, एक बात और, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि जब आपका मीथेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 109 डिग्री 28 मिनट पे आ गया, तो उस टाइम पे उसमें कौन सी फोर्स प्रेजेंट थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी या फोर्स ऑफ रिपल्शन? तो ये मत लिख के आ जाना कि उसमें अट्रैक्शन प्रेजेंट थी। अगर उसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन होती, सुनो पहले बात, अगर उसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन होती बेटा, तो वो 109 पे आके रुकता थोड़ा ना। अट्रैक्शन होती तो और कम बॉन्ड एंगल हो जाता, रिपल्शन होती तो बहुत ज्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है इससे। तो आप अभी भी अपने घर पे भी जहां पे भी बैठ के लेक्चर ले रहे हो, अगर मैं पूछूं आप कंफर्टेबल हो या डिस्कम्फर्ट में हो, तो डिस्कम्फर्ट में अगर आप होते तो आप खुद को कंफर्ट लेवल में ना ले आते। तो मिथेन 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल जब देता है, तो इसमें ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। ठीक है, अब ये स्टेबल है इस स्ट्रक्चर में। अगर इसमें रिजल्टेंट कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती ना बेटा, तो फिर इसका बॉन्ड एंगल इतना थोड़ा ना आता है, एंड में वो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। So this is a formation of the methane, and in order to explain the all bond lengths in the methane, CH bonds in the methane, the concept of the hybridization was introduced. ठीक है, तो ये था आपका सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, पूछना तो नहीं इसमें? ये तो मैंने बहुत धीरे धीरे बताया और आपको आता भी होगा ये तो। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है बेटा। अब उसके बाद हम एक थ्योरी लेते हैं पहले, फिर उसके थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बतानी है। वैसे तो इसका मेन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। एंड जैसे है हमारे पास, लेट इट बी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। V stands for the valence, S stands for the shell electron pair repulsion theory। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है, इसका क्या मीनिंग है? मैं पोस्टुलेट लिख देती हूँ इसके। पहला पोस्टुलेट इसका क्या कहता है, द ज्योमेट्री ऑफ the compound depends upon number of electrons, number of unpaired electrons present in the valence shell of central atom। ये मैंने आपको पहले ही बताई थी बात, वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना अराउंड द सेंट्रल एटम, वो दो तरह के होते हैं, वो लॉन पेयर भी होते हैं और वो बॉन्ड पेयर भी होते हैं। लॉन पेयर पता है ना आप लोगों को क्या होता है? जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है किसी दूसरे एटम के साथ, सेंट्रल एटम के ऊपर ही पड़े हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं
वो रिपेल ईच अदर and the repulsions follows the order. repulsions क्या order follow करती हैं? follows the order. देखो बेटा, ये ना पूरा ऑर्डर एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि आपको जेई का पेपर लिखना है तो मैं आपको पूरा ऑर्डर दे रही हूँ। ये अपनी कॉपी पे नोट भी कर लेना, और इंपॉर्टेंट भी है, इससे काफी क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे और थ्रू आउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व होंगे। सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है लॉन पेयर और लॉन पेयर में। अब आपको ना वो सारी ऑप्शन छांटनी है जो लॉन पेयर जिसमें आता है, कम से कम 2 बार आता है, मैक्सिमम तो 2 टाइम्स आता है, वो सबसे पहले लिख दिया। अब जिसमें कम से कम 1 बार भी आ रहा है ना, वो भी लिखने हैं। पहले तो पेयर छांट लो कौन कौन से होते हैं। पेयर एक तो लॉन पेयर होता है, एक बॉन्ड पेयर होता है, और एक पाई भी होता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स चेक इट आउट। तो पहले तो लॉन पेयर को लॉन पेयर के साथ कर लिया, फिर लॉन पेयर के बाद पाई की बारी आती है, फिर लॉन पेयर और पाई, अब फिर लॉन पेयर के साथ दूसरा बॉन्ड पेयर, तो ये आएगा पहले 3। उसके बाद पाई की बारी आती है, तो पहले तो पाई को पाई के साथ कर लो, फिर पाई के साथ लॉन पेयर नहीं जा सकता क्योंकि लॉन पेयर वाला तो पहले आ गया, फिर पाई के साथ क्या जाएगा? बॉन्ड पेयर, और लास्ट में क्या जाएगा? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। इससे इतने क्वेश्चन लगेंगे ना आपको मान लो 3 स्ट्रक्चर एक ही कंपाउंड के दे दी, और आपको उसमें बताना है कि कौन सी ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है या ऑर्डर क्या है। तो वो ऑर्डर या स्टेबिलिटी आप कैसे छांटोगे? इस ऑर्डर के बेस पे छांटोगे, जिसमें ये वाली रिपल्शन होगी और दूसरी में ये है, तीसरी में ये है, तो सबसे ज्यादा ये अनस्टेबल, फिर ये अनस्टेबल, फिर ये सबसे स्टेबल कंपैरेटिवली। ये 3 आ गए, तो ये वाली सबसे ज्यादा स्टेबल, ये उससे कम स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल। तो ये कंप्लीट ऑर्डर है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? रिपीट करने हाँ बता देती हूँ। मैम सबसे ज्यादा स्टेबल लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ही होगा ना? हाँ, एक्चुअली में एनसीईआरटी में तो सिर्फ 3 ही है, लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। देखो सुनो ध्यान से, 3 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने लिखे हैं, एक लॉन, एक बॉन्ड पेयर और एक पाई। अब देखो लॉन पेयर स्पेस में सबसे ज्यादा जगह लेता है, तो उसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद पाई की बारी आती है और लास्ट में बॉन्ड पेयर की बारी आती है। तो सबसे पहले तुम्हें वो 3 केसेस लेने हैं जिसमें लॉन पेयर तो आता ही आता है, तो पहले तो 2 लॉन पेयर वाले ले लिए, फिर लॉन पेयर के साथ क्या ले लिया? पाई वाला, क्योंकि लॉन पेयर के बाद पाई आता है ना रिपल्शन के ऑर्डर में, पाई भी तो ऐसे ही होता है, ज्यादा डीलोकलाइज्ड है। फिर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो लॉन पेयर खत्म हो गया, आपने सबके साथ ले लिया और खुद के साथ भी ले लिया लॉन पेयर को। उसके बाद बारी आ गई पाई की, तो सेम जो आपने लॉन पेयर वाला हिसाब रखा है ना, वैसे ही आप पाई पाई लिखोगे पहले। फिर पाई को हम लॉन पेयर के साथ पहले ही लिख चुके हैं, तो फिर पाई के साथ कौन सा ऑप्शन बचा? बॉन्ड पेयर का, और लास्ट में बॉन्ड पेयर। सही नहीं है क्या? यस मैम। चलो फिर थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? Avinash, you shouldn't write anything in a chat box unnecessary. If you want to ask anything, you can. The third is, बेटा थर्ड क्या है? ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन लगता है। वो कहता है कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा ना, द बॉन्ड एंगल, एज लिख देते हैं, एज द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस रिपल्शंस डिक्रीजेस। जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा रिपल्शन कम होगी। द रिपल्शंस एट एन एंगल ऑफ, repulsions at an angle of 100 degree and the greater can be neglected. Greater can be neglected बहुत अंडरस्टूड है कि जैसे जैसे आपके पास बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा, तो कोई भी पेयर हो, ठीक है, वो दूर दूर होता जाएगा। लॉन पेयर में तो खैर एंगल देखते ही नहीं है, एंगल जब भी देखना आप एटम्स के बीच में देखोगे, लॉन पेयर 2 एटम के बीच में शेयर नहीं ना होता। तो वो कह रहा है कि जैसे जैसे रिपल्शंस बढ़ेंगी, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, रिपल्शंस घटेंगी, और 100 डिग्री या उससे ज्यादा के बॉन्ड एंगल पे रिपल्शंस को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल होंगी जहां पे बॉन्ड एंगल जो है वहां पे रिपल्शंस कम होंगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो जहां पे 100 से ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, तो इसके बेस पे हम करेंगे। इसी क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। एक मैं वर्ड यूज करूंगी बार बार जब आपको ये पढ़ाएंगे, SN। SN ये जो है ना बेटा, इसका मतलब है स्टेरिक नंबर।
स्टेरिक नंबर का मतलब होता है कि हाइब्रिडाइजेशन जिसे प्रिडिक्ट करते हैं, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम। एक मैं यूज करूंगी CN। CN का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन में लॉन पेयर नहीं लेते, ओनली बॉन्ड पेयर लेते हैं, मतलब कितनी स्पीशीज के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास स्टेरिक नंबर 4 चल रहा है। स्टेरिक नंबर 4 कैसी हाइब्रिडाइजेशन से आता है? sp3। देखो एक S और 3 P, sp3 1 + 3 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको स्टेरिक नंबर 4 बोलते हैं। अब इसमें पहला केस हम देख लेते हैं, केस 1। केस 1 में हमने क्या पढ़ा? AB4 टाइप। AB4 टाइप का क्या मतलब होता है बताओ मुझे? AB4 टाइप का मतलब होता है एक सेंट्रल और 4 उसके साथ सराउंडिंग। ये हमने एग्जांपल पढ़ ली है, ये समझ भी आ गई है तुम्हें? यस और नो? Yes, ma'am. अब देखो ना, इसमें मैं 2 आयन भी आपको बता रही हूँ। जैसे पहला आयन है BH4 नेगेटिव। अब BH3 तो सब बच्चों को पता है, अब हम इतने बॉक्स नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से चलेंगे और उससे आप जल्दी भी कर लोगे। BH3 क्या होता है बेटा? बोरोन होता है। पहले तो बोरोन होता है 2s2l2p1। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए ना इसमें, तो 3 मोनोवैलेंट के साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा, वो तो हमें पता ही है। अब ये एक्साइटेड, ये तो ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हो। अब इसको थोड़ा विजुअलाइज करके किया करो। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 2p2 रह जाएगा। जब 2p2 होगा तो देखो एक वेकेंट ऑर्बिटल है ना इसके पास, यस और नो? तो Yes, एक ma'am. ऑर्बिटल है, तो 3 तो बॉन्ड इसने बना लिए हाइड्रोजन के साथ। अब जो इसमें वेकेंट ऑर्बिटल है ना, एक स्पीशीज इसमें है प्लस की ऐड की हुई H-। H- का मतलब क्या होता है? H में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर मैं H- कर दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना? तो H- के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इसने इसको डेटिव बॉन्ड बना दिया। तो इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में कैसे बनाओगे कि B के साथ चारों हाइड्रोजन जोड़ दो, कोई एक डेटिव बॉन्ड दिखाना है तो दिखा दो, और ये नेगेटिव चार्ज पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर लगा दो। तो जब तक इसके साथ सराउंडिंग में 4 रहेंगे आपके सराउंडिंग एटम, तो वो टेट्राहेड्रल रहेगा। तब तक उसका बॉन्ड एंगल 109.5 ही रहेगा। मैम BH3 का 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हाँ होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 120 डिग्री ही होता है। बताओ BH4 नेगेटिव समझ में आया तुम्हें? ये AB4 की ही टाइप है बेटा। Yes, ma'am. मैम रिपीट एक बार। हाँ हाँ, चलो चलो। BH4 नेगेटिव को ना ऐसे तोड़ लो बेटा, BH3 + H नेगेटिव, इतना समझ में आया? यस मैम। अच्छा देखो, अब बोरॉन में 2s2 2p1 होता है ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को इधर भगा लो, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तुम्हारे पास। और हाइड्रोजन तुमने अभी सीखा है कि वो मोनोवैलेंट होता है, तो 3 बॉन्ड तो उसने बना लिए। अब आपके पास एक H नेगेटिव है, एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव हो गया तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, वो 2 के 2 एक ही दे रहा है, मतलब डेटिव बॉन्ड बना रहा है। तो हम इसकी स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे बना देंगे कि B के साथ 3 हाइड्रोजन नॉर्मल बॉन्ड में लगा देंगे, एक डेटिव बॉन्ड में लगा देगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर लिख देंगे। ऐसे ये आयन है ना, बोरॉन टेट्राहाइड्राइड, तो ये वही है 109.5 डिग्री। जब तक सराउंडिंग एटम 4 रहेंगे तब तक इसका आंसर यही आएगा, टेट्राहेड्रल एंड 109.5। ठीक है, एक चलो लास्ट और करा देती हूँ, आज तो पोल का भी टाइम नहीं मिला हमें। एक कर लेते हैं फटाफट। NH4+, इसको भी कैसे लिखेंगे? NH3+H+, है ना? अमोनिया की स्ट्रक्चर तो सब बच्चों को आती है, 3 मोनोवैलेंट है तो 3 बॉन्ड बना लिए। इसके ऊपर क्या है बच्चा? एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब H+ का क्या मतलब है, कौन बताएगा? ये एम्प्टी है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो इसने किसको दे दिया? लूज कर दिया किसी को। ठीक है ना, H+ हो गया। तो अब ये एम्प्टी आएगा, तो ये अब अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो फिर से इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे कि इसके सराउंडिंग में 4 लगा दो और यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड बना दो H, और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिख दो। इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, दैट इज कॉल्ड एज अमोनियम आयन। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? sp3। इसमें भी ज्योमेट्री क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल। इसमें भी बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? 109.5 डिग्री। 5 ये मैंने अभी भी जितने भी केस करा रही हूँ ना आपको, 4 एग्जांपल्स 3 एग्जांपल्स पढ़ी हैं आज तुमने, वो सब टेट्राहेड्रल की स्टेरिक नंबर 4 की है। पर स्टेरिक नंबर 4 अभी स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ। स्टेरिक नंबर 4 में लॉन पेयर भी आएंगे। मतलब अभी हमने पढ़ा लॉन पेयर वाला कोई केस नहीं किया है, उसमें लॉन पेयर भी आएंगे, 2 लॉन पेयर भी आएंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटा, पहले इतना ही सीखो। नेक्स्ट वीक की क्लासेस में आपका 4 भी कंप्लीट हो जाएगा, 3 2 भी कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट में। तो
डन बच्चा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, बस थैंक Thank you, ma'am. थैंक Thank यू you, बेटा। Ma'am.